नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 विषय हिंदी और उनके अंतर्गत आज हम समझ रहे हैं पत्राचार यानी व्यवहारिक पत्राचार 2। तो सबसे पहले हम बात करें कि व्यवहारिक पत्राचार 1 के अंतर्गत हमने देखा था कि कार्यालयीन पत्राचार क्या होते हैं। या तो कार्यालयीन पत्राचार को समझ रहे हैं तो ऐसे सरकारी कार्यालय का पत्राचार है जो काफ़ी व्यापक एवं विस्तारित रूप में होता है। कार्यालयीय पत्राचार एक प्रकार से औपचारिक पत्राचार होते हैं और जिनका प्रयोग हम देखें तो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या तो कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचनाएं देने अथवा तो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए ऐसे पत्राचार का प्रयोग किया जाता है। तो कार्यालयीय पत्राचार का प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं की आदान प्रदान के लिए, प्रशासनिक मंत्रालयों से की जाने वाली कार्यवाहियों की सम्मति प्राप्त करने के लिए, सरकार की नीतियां या तो निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने आदि प्रकार के जो पत्र व्यवहार होते हैं उन्हें हम कार्यालयीय पत्राचार के रूप में पहचानते हैं। इसी कार्यालय के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं जिनके अलग अलग स्वरूप होते हैं। जैसे कि व्यवहारिक पत्राचार 1 के अंतर्गत हमने देखे थे कि व्यवहारिक पत्राचार के स्वरूप कौन कौन से होते हैं या तो उनके प्रकार कितने हैं। तो सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश परिपत्र आदि प्रकार के पत्राचार किए जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि व्यवहारिक पत्राचार 1 के अंतर्गत हमने सरकारी पत्र और सरकारी पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, उनके प्रारूप यानी पत्र लिखने का जो ढांचा होता है वह किस प्रकार लिखा जाता है। तो व्यवहारिक पत्राचार 2 के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र और आदेश क्या होते हैं या तो उन पत्रों के हम देखें कि प्रारूप यानी ढांचा किस प्रकार होता है। तो आज हम सबसे पहले देख रहे हैं कार्यालय ज्ञापन। उनकी समझौती से पहले भी हम एक बात देखें तो कार्यालयीय पत्राचार होते हैं वे व्यक्तिगत पत्राचार या तो घरेलू पत्राचार जैसे नहीं होते हैं। उनके लिखने के कुछ नियम होते हैं और हम देखें तो उनके प्रारूप की एक सुनिश्चितता होती है और उनका पालन करना अनिवार्य होता है। उनका एक निश्चित ढांचा होता है और उन्हीं के आधारित ऐसे पत्राचार लिखे जाते हैं। तो उनमें तथ्यपूर्ण बातें लिखी जाती है, अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता है। और हम देखें तो उनकी भाषा कैसी होती है, ऐसे पत्राचार यानी कार्यालय पत्राचार की भाषा कैसी होती है, व्यक्तिगत पत्राचार या तो घरेलू पत्राचार की तरह नहीं होती है। उनमें हम देखें तो स्पष्ट और सरल भाषा का उल्लेख किया जाता है। उनमें हम देखें तो अलंकारिकता या तो मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे पत्राचार में ज़्यादातर हम देखें तो संबोधन महोदय, महोदया का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग कब किया जाता है या तो कार्यालय ज्ञापन क्या है उनकी बात को समझते हैं। ज्ञापन का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार की जानकारी या तो किसी बात से जानकारी देना या तो चेतावनी देना या तो एक प्रकार की चर्चा या तो किसी विषय पर उनकी चर्चा करना या तो उनके उल्लेख में जानकारी प्रदान करना। तो व्यवहारिक पत्राचार 2 के अंतर्गत हम दूसरा टॉपिक है कार्यालय ज्ञापन यानी उन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है। उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, समझौती प्राप्त करने वाले हैं कि कार्यालय ज्ञापन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि ज्ञापन का अर्थ हमने देखा कि एक प्रकार की जानकारी देना। तो किनको जानकारी देना है, तो विभिन्न मंत्रालय या तो कार्यालयों के बीच एक प्रकार की जानकारी देना। परंतु कार्यालय ज्ञापन क्या है, तो कार्यालय ज्ञापन सरकारी कार्यालयों द्वारा निर्मित एक ऐसा सरकारी पत्र होता है जिसे प्रायः कर्मचारियों के बीच सूचनाएं की आदान प्रदान के अंतर्गत हेतु किया जाता है। यानी कि हम देखें तो सरकारी कामकाज के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन का उपयोग विशेष रूप से भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों को सूचनाएं देने या तो कर्मचारियों को चेतावनी देने के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों यानी कि भारत सरकार के या तो राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी कामकाज हेतु विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कर्मचारियों को सूचनाएं देने अथवा तो सूचनाएं मांगने के लिए तथा उनके संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों यानी उनके अधीन रहने वाले कार्यालयों के साथ
पत्र व्यवहार करने के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। यदि हम देखें तो कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग एक मंत्रालय के द्वारा दूसरे मंत्रालय के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए, एक कर्मचारी के द्वारा अन्य उनके समकक्ष कर्मचारी या तो उनके साथ विभिन्न कर्मचारियों के साथ दूसरे कर्मचारियों के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए, एक विभाग के द्वारा अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को सूचनाएं देने के लिए इस प्रकार के पत्राचार का प्रयोग किया जाता है। उनमें हम देखें तो इस प्रकार नहीं होता है कि ठीक है चलो सरकारी कामकाज के लिए यदि हमें किसी पत्राचार करना है यानी कार्यालय ज्ञापन लिखना है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह काम तुम कर लो या तो तुम्हें यह पद संभालना है या यह कार्य करना है या तो तुम्हें चेतावनी दी जा रही है। बातों बातों में यह कार्य नहीं होता है, परंतु उन चर्चा का या तो आपस में कार्य करने के लिए एक प्रकार का पत्राचार होता है जिन्हें कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। उन दोनों के बीच विभिन्न कर्मचारियों या तो विभिन्न मंत्रालयों के बीच आपस में व्यवहार के लिए एक प्रकार का माध्यम होता है जिन्हें हम कार्यालय ज्ञापन के रूप में पहचानते हैं। कार्यालय ज्ञापन के द्वारा उन दोनों के बीच आपसी व्यवहार किए जाते हैं। तो उनमें हम देखें कि विषय वस्तु क्या होता है, या तो कार्यालय ज्ञापन में हम देखें तो कार्यालय ज्ञापन कब लिखा जाता है तो भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों को या तो उनके समकक्ष कर्मचारियों को या तो उनके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी है विभिन्न मंत्रालयों हैं उनको एक विभिन्न मंत्रालयों में किसी सूचना देने, कर्मचारियों को किसी प्रकार की चेतावनी देने के लिए ऐसे कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रायः कर्मचारियों के पथ प्रदर्शन के लिए, उन्हें किसी भी प्रकार की दिशा निर्देश करने के लिए, उनके अलावा कर्मचारियों के किसी भी स्थानांतरण के लिए, उन्हें दंड देने के लिए, कभी कभी कर्मचारियों से किसी बात के स्पष्टीकरण मांगने के लिए, उन्हें अनुमति देने के लिए, उनके संबंध कर्मचारियों के साथ पत्राचार करने के लिए, या तो हम देखें कि कोई कर्मचारी है या तो कोई अधिकारी है उनको शासकीय आदेशों के अलावा अन्य मामलों पर चर्चा या तो उन्हें अवगत कराने के लिए, पत्रों की प्राप्ति की सूचना देने यानी उन्हें वह पत्र प्राप्त हो चुका है या नहीं इस प्रकार की चेतावनी या तो सूचना देने के लिए, यदि कभी कभी कोई शिकायत है तो उन शिकायतों का निवारण करने के लिए, किसी नियम या तो आदेश के उल्लंघन यदि किसी कर्मचारी ने किया है या तो विभिन्न मंत्रालयों के साथ किसी आदेश का उल्लंघन हो रहा है तो उनकी चर्चा करने के लिए, परंतु चेतावनी के रूप में इस प्रकार के कार्यालय ज्ञापन लिखे जाते हैं। यहाँ हम देखें तो लिखा है कि कर्मचारियों को सूचनाएं देने अथवा सूचना मांगने के लिए तथा उनके संबंध अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए ऐसे कार्यालय ज्ञापन लिखे जाते हैं। उनके समकक्ष या तो सह कर्मचारियों को या तो उनके अधीनस्थ यानी उनके अधीन रहने वाले कर्मचारियों को इस प्रकार की सूचनाएं देने के लिए ऐसे कार्यालय ज्ञापन लिखे जाते हैं। तो इसका प्रयोग दो मंत्रालयों के बीच नहीं होता है, परंतु विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचनाएं मांगने या उन्हें सूचनाएं भेजने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि इस प्रकार के पत्राचार में कौन कौन से विषय वस्तु होते हैं, या तो किन को यह पत्र लिखे जाते हैं, या तो कार्यालय ज्ञापन क्या होते हैं, और कार्यालय ज्ञापन एक प्रकार का माध्यम है दो कर्मचारियों या तो विभिन्न मंत्रालयों या तो विभिन्न विभागों के बीच उनकी आपसी व्यवहार के लिए सूचनाएं के आदान प्रदान के लिए एक प्रकार का यह कार्यालय ज्ञापन एक प्रकार का माध्यम होता है। तो हमने देखा कि कार्यालय ज्ञापन है वह किस प्रकार किनको लिखा जाता है। तो कार्यालय ज्ञापन लिखने का एक अपना प्रारूप है, यानी उनका एक ढांचा है। कार्यालय ज्ञापन किस प्रकार लिखा जाता है, उनकी भाषा कैसी होती है, उनमें किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या तो हम देखें तो कार्यालय ज्ञापन जो होते हैं उनका एक प्रारूप है और यानी उनका एक ढांचा है, उनका एक नियम उनके कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं और उन्हीं के आधारित कार्यालय ज्ञापन लिखना अनिवार्य होता है। या तो उनकी भाषा कैसी होती है, सरल और स्पष्ट रूप में लिखी जाती है, उनमें किसी भी प्रकार के मुहावरे, लोकोक्तियाँ या तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और हम देखें तो कार्यालय ज्ञापन में भी ऐसे संबोधन का उल्लेख नहीं होता है, यानी कि हम देखें संबोधन अभिवादन का प्रयोग नहीं होता है, या तो प्रशासनिक सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि
प्रशंसा सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। हम व्यक्तिगत पत्र या तो घरेलू पत्राचार लिखते हैं जिसमें लिखते हैं कि प्रिय मित्र या तो प्रिय पूजनीय पिताजी, या तो इस प्रकार के संबोधन का उल्लेख नहीं होता है, यानी कि महोदय महोदया या तो भवदीय, या तो पत्राचार के अंत में भी हम नहीं ऐसे प्रशंसा सूचक शब्द नहीं लिखते हैं, धन्यवाद, आपका आभार, या तो आपका आज्ञाकारी। इस प्रकार के किसी भी संबोधन अभिवादन का प्रयोग उनमें कार्यालय ज्ञापन में नहीं किया जाता है। और हम देखें तो कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष में लिखा जाता है। मैं यानी प्रथम पुरुष, तुम यानी मध्यम पुरुष, और वे यानी अन्य पुरुष, यानी कोई अन्य व्यक्ति को यह कार्य करना है। उसी प्रकार कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष में लिखा जाता है। और इसकी भाषा सरकारी पत्र के समान आदेशात्मक नहीं होती है और न ही अर्ध सरकारी पत्र की तरह मित्रतापूर्ण होती है। व्यवहारिक पत्राचार एक के अंतर्गत सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं उनकी माहिती हमने देखी थी। तो यहाँ पर हम कहें कि कार्यालय ज्ञापन में सरकारी पत्र के समान उनकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती है, किसी आदेश नहीं दिया जाता है और ना ही अर्ध सरकारी पत्र की तरह मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। तो इनकी भाषा में अनुरोध आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है और इनकी भाषा सरल स्पष्ट होती है। किसी भी प्रकार की अलंकारिक या तो मुहावरों का प्रयोग उनमें नहीं होता है। तो अब हम बात करें कि कार्यालय ज्ञापन जो है वह अन्य पुरुष में लिखा जाता है और उनका एक निश्चित प्रारूप होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है, यानी यह पत्राचार किस प्रकार लिखा जाता है उनका एक उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो उनके कुछ इस आप देख सकते हैं, या उनका एक उदाहरण है जो हम अपने पत्राचार लिखते हैं मित्रों को, या तो कोई अपने प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं, तो उनका जो प्रारूप होता है उस प्रकार का यह प्रारूप नहीं होता है। उनमें किसी नियमों को निर्धारित किया जाता है और उन्हीं के आधारित ऐसे पत्राचार किए जाते हैं। एक उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। और इस कार्यालय ज्ञापन का जो पत्राचार है, यानी कि उनका जो प्रारूप है, उनके कुछ मुख्य बिंदु यहाँ दिए गए हैं कि वह कार्यालय ज्ञापन किस प्रकार लिखा जाता है, या तो कौन कौन सी आवश्यक बातों को ध्यान में रखना है। उनके यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, तो उदाहरण के आधारित ही उनके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। कार्यालय ज्ञापन में सबसे ऊपर मध्य में संख्या लिखी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ संख्या लिखी है, यानी पत्राचार की संख्या लिखी जाती है। समझ लीजिए कि पूरी एक साल में जितने भी कार्यालय ज्ञाप लिखे गए हैं उनके क्या होंगे, उनकी संख्या लिखी जाएगी। यानी कि समझ लीजिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी कार्यालय ज्ञाप लिखे गए हैं, सरकारी भारत सरकार हो या तो राज्य सरकार हो, उनके विभिन्न मंत्रालयों के बीच आपसी व्यवहार के लिए जितने भी कार्यालय ज्ञाप लिखे गए हैं उनकी क्या होगी, एक प्रकार की पत्र संख्या लिखी जाएगी। यानी कार्यालय ज्ञाप द्वारा जितने जितने भी पत्र लिखे गए हैं उनकी क्या होगी, संख्या होगी। पूरे एक साल में हम देखें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी कार्यालय पत्र व्यवहार हुए हैं उनकी पत्र संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। उनके बाद क्या लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा है, हम देखें तो कि कार्यालय ज्ञाप में सबसे ऊपर मध्य में संख्या लिखी जाती है, उसके नीचे भारत सरकार, फिर उसके नीचे मंत्रालय का नाम तथा सबसे नीचे विभाग का नाम लिखा जाता है। क्या कहा है यहाँ पर, पत्र संख्या के बाद भारत सरकार या तो राज्य सरकार का उल्लेख होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार लिखा है। यदि किसी राज्य सरकार द्वारा लिखा जाएगा तो राज्य सरकार लिखा जाएगा। फिर उसके नीचे मंत्रालय का नाम तथा उसके नीचे विभाग का नाम लिखा जाएगा। राजस्व विभाग, आयकर कार्यालय यहाँ पर लिखा है। तो भारत सरकार या तो राज्य सरकार के उल्लेख के बाद क्या होगा, किसी मंत्रालय का उल्लेख होगा या तो किसी विभाग का नाम लिखा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं उदाहरण में भी दिया गया है, पत्र संख्या के बाद भारत सरकार लिखा गया है, या तो यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा अपने मंत्रालयों को यह सूचनाएं दी जा रही है तो राज्य सरकार होगा, यदि भारत सरकार है तो भारत सरकार। फिर उनके बाद क्या होता है, किसी मंत्रालय या तो उनके विभाग का उल्लेख होता है। उनके बाद क्या लिखा गया है, प्रारूप के दाईं ओर, यानी इस तरह यहाँ पर प्रारूप के दाईं ओर खाली स्थान में जगह का उल्लेख किया जाता है और उनके नीचे यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ से यह पत्र व्यवहार हो रहा है, यानी राजस्व विभाग या तो राजस्व भवन नई दिल्ली, यानी स्थान का उल्लेख किया गया है, जगह का उल्लेख किया गया है। और उसके नीचे दिनांक लिखा जाता है जिसमें कार्यालय ज्ञापन भेजने की तारीख लिखी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले पत्र संख्या लिखी गई है, उनके बाद भारत सरकार या तो राज्य सरकार जो भी होगा वे
उनके बाद उनके मंत्रालय या तो विभाग का उल्लेख होगा और उनके बाद क्या है, उनके जगह का उल्लेख होगा जहाँ से यह पत्र व्यवहार हो रहा है और उनके बाद उनकी दिनांक यानी उनकी तारीख लिखी गई है। तो उनके मुख्य बिंदुओं के आधारित ही उनके उदाहरण के साथ साथ हम यह प्रारूप क्या होता है यानी कि कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप क्या है उनको समझ रहे हैं। उनमें 2 पॉइंट को हमने देखा। उनके बाद है कि प्रारूप के मध्य में कार्यालय ज्ञापन लिखा जाता है, यानी कि जो इन प्रकार के पत्र पत्र लिख रहे हैं उनमें उनके दाईं ओर यह सब लिखने के बाद बीच में मध्य में कार्यालय ज्ञापन लिखा जाता है और उनके बाद विषय का उल्लेख होता है। यहाँ पर लिखा है कि प्रारूप के मध्य में यानी कि बीचों बीच कार्यालय ज्ञाप लिखकर उनके बाद प्रारूप के बाईं ओर विषय लिखा जाता है, जिसमें कार्यालय ज्ञापन का विषय संक्षेप में लिखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाईं ओर यानी इस तरफ। तो कार्यालय ज्ञापन लिखने के तुरंत ही बाद यदि हम देखें तो बीचों बीच भी आप लिख सकते हैं विषय लिखा है, यानी कि विषय क्या होता है कि जिस मंत्रालय द्वारा दूसरे मंत्रालय को जो पत्र लिखा जा रहा है उनका प्रारूप क्या होगा, यानी कि क्लेवर क्या होगा। हम देखें तो एक प्रकार के उनमें कौन कौन सी बातें लिखनी है, उनका विषय क्या होगा वह संक्षिप्त में यहाँ पर लिखा जाता है। उनके बाद क्या होगा, उनका मुख्य क्लेवर होगा। यदि समझ लीजिए कि हम जो भी बात इस पत्र में करने वाले हैं उनका विषय क्या होगा, उनका उल्लेख यहाँ संक्षिप्त में कर देंगे और उनके बाद क्या होगा, मुख्य क्लेवर आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है कि प्रारूप के बाईं ओर विषय लिखा जाता है, जिसमें कार्यालय ज्ञापन का विषय संक्षेप में लिखा जाता है। तो कार्यालय ज्ञापन के पहले अनुच्छेद पर क्रमांक नहीं लिखा जाता, परंतु दूसरे अनुच्छेद के प्रारंभ में 2 लिखा जाता है और इसी प्रकार के अगले अनुच्छेदों पर क्रमशः संख्या लिखी जाती है। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भी यह कार्यालय ज्ञाप के क्लेवर हो गए, यानी जो भी बात हम लिख रहे हैं यदि उनको हम देखें तो एक ही परिच्छेद में लिखा जाता है, यानी एक ही पैराग्राफ में लिख दिया जाता है। परंतु कभी कभी हमें एक से अधिक परिच्छेद लिखने की ज़रूरत हो तो पहला जो पैराग्राफ होगा उनमें यहाँ पर क्रमशः संख्या नहीं लिखी होंगी, परंतु दूसरा जो पैराग्राफ होगा उनमें क्रम में सबसे पहले उनके प्रारंभ में 2 या तो तीसरे पैराग्राफ में 3, इस प्रकार क्रमशः क्या होगी, संख्या लिखी जाएगी। परंतु जब भी पहला अनुच्छेद होगा तो वहाँ पर संख्या नहीं लिखी जाती है, परंतु यदि दूसरा परिच्छेद लिखेंगे तो उनके प्रारंभ में क्रमशः संख्या लिखते जाएंगे। यदि तीसरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत हुई तो वहाँ पर संख्या 3। इस प्रकार विभिन्न परिच्छेद के प्रारंभ में क्रम के अनुसार उनकी संख्या लिखी जाएगी। पहला जो परिच्छेद होगा उनमें संख्या नहीं लिखी जाएगी, परंतु क्या लिखा है कि कार्यालय ज्ञापन के पहले अनुच्छेद पर क्रमांक नहीं लिखा जाता, परंतु दूसरे अनुच्छेद के प्रारंभ में 2 लिखा जाता है। इसी प्रकार अगले अनुच्छेदों में क्रमशः संख्या लिखी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक परिच्छेद है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रम नहीं लिखा गया है, लेकिन एक से अधिक परिच्छेद होंगे तो दूसरे परिच्छेद से 2, 3 इस प्रकार क्रम में संख्या लिखी जाएगी। उनके बाद की बात को हम देखें, मुख्य बिंदु को देखें तो क्लेवर के पश्चात यानी मुख्य बातों को लिखने के बाद दाईं ओर भेजने वाले अधिकारी का नाम कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा और इसके ऊपर उनके हस्ताक्षर के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ दिया जाएगा और उनके बाद अधिकारी का पद नाम लिखा जाता है, उनके नीचे टेलीफोन नंबर लिखा जाता है। यदि समझ लीजिए पूरा पत्र आपने लिख लिया, पूरा क्लेवर यानी जो भी पत्र के माध्यम से जो भी चेतावनी या तो सूचना देनी है, जो भी बात कहनी है, वह लिखने के बाद दाईं ओर यानी पत्र के अंत में दाईं ओर क्या लिखना होता है, जिसने यह पत्र भेजा है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे और उनका कोष्ठक में उनका नाम लिख दिया जाएगा। उनके बाद उनका पद नाम और उनके नीचे टेलीफोन नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पर जो कार्यालय ज्ञापन का उदाहरण दिया गया है, नमूना दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि हस्ताक्षर यानी कि यहाँ पर जिसने यह पत्र भेजा है, जिसको उस व्यक्ति का प्रेषक यानी जिसने पत्र भेजा है उनका हस्ताक्षर, काउंस में उनका नाम, यहाँ क ख ग लिखा है परंतु उनका नाम और उनका पद नाम और उनके नीचे हम देखें तो मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार उदाहरण में दिया गया है। और हम एक बात और समझ लें कि यह पत्र जिसको भेजा जा रहा है यदि वह व्यक्तिगत पत्र है तो उनका नाम और यहाँ उनके पद का उल्लेख किया जाएगा। यदि समझ लीजिए यहाँ पर किसी एक ही व्यक्ति को यह पत्र
भेजा गया है, किसी एक ही कर्मचारी को यह पत्र भेजा गया है, तो उनका नाम और उनके पद का उल्लेख यहाँ होगा। परंतु यदि सामूहिक रूप में यह कार्य करना है, यानी कि एक मंत्रालय द्वारा विभिन्न लोगों तक यह सूचनाएं भेजनी है, विभिन्न कर्मचारियों को, या तो हम देखें कि विभिन्न मंत्रालयों को यह सूचनाएं भेजनी है, तो प्रतिलिपि लिखकर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर प्रतिलिपि लिखकर क्या कर दिया जाएगा, जिन जिन को यह पत्र भेजना है उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि एक ही व्यक्ति को यह पत्र भेजा गया है, तो सिर्फ उनका नाम और उनके पद का नाम है। यदि हमें एक से अधिक व्यक्तियों को यह भेजना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिलिपि लिख देंगे और जिन जिन को यह पत्र भेजना है उनका यहाँ उल्लेख कर देंगे। तो यह पत्र जिन जिन को भेजना है वह वहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कार्यालय ज्ञापन जिनको भेजना है वह पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि उनका जो प्रारूप है वह किस प्रकार होता है और उनका एक उदाहरण दिया गया है, तो उनको समझ लेते हैं वह किस प्रकार लिखा गया है। सबसे पहले पत्र संख्या लिखी गई है 2015, यानी 2015 की साल में जितने भी कार्यालय ज्ञाप हो गए उनकी यहाँ पत्र संख्या लिखी गई है। उनके बाद भारत सरकार के द्वारा यह लिखा गया है, तो भारत सरकार, राजस्व विभाग, आयकर कार्यालय से और राजस्व भवन नई दिल्ली से यह उनके स्थान का उल्लेख यहाँ किया गया है और उनके नीचे दिनांक लिखी गई है। और उनके बाद हम देखें तो 2015 में यह लिखा गया है, तो उनके कुछ दिनों के बाद ही हम क्या कर रहे हैं, कार्यालय ज्ञाप लिख रहे हैं। कार्यालय ज्ञाप बीचों बीच यहाँ पर लिख दिया गया है, मध्य में उनके प्रारूप के आधारित ही हम देख रहे हैं उदाहरण। उनके बाद है विषय अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान प्राप्त करने के संबंध में पत्र। यह पत्राचार लिखा गया है जिनमें क्या है, किसी को अध्ययन के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में पत्र व्यवहार किया गया है। श्री रामजस शर्मा आयकर अधिकारी को सूचित किया जाता है कि जिसने यह पत्र भेजा है वह किसको पत्र लिख रहा है, श्री रामजस शर्मा को, और वे कह रहे हैं कि आयकर अधिकारी को वह उनका यहाँ पदनाम दिया गया है, उनके नाम के साथ साथ उनका पदनाम दिया गया है। और उनको सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्नलिखित शर्त पर विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यहाँ पर आप देखें तो सामूहिक रूप में होगा, तो एक ही प्रकार की अधीनस्थ कार्यालयों को यह सूचना दी जा रही है कि उन्हें इस प्रकार का कार्य करना है या तो उन्हें इस प्रकार की चेतावनी दी जा रही है, ऐसे शब्दों का उल्लेख होगा। यहाँ पर व्यक्तिगत है, रामजस शर्मा को पत्र लिखा गया है, तो उनके नाम और उनके पद नाम के साथ साथ उन्हें सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वह कौन सी शर्त है, उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इस अध्ययन के दौरान कार्यालय के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसकी तैयारी के लिए किसी प्रकार का कोई अवकाश यानी छुट्टी स्वीकृति नहीं की जाएगी और दी गई अनुमति जनहित में कभी भी वापस ली जा सकती है, यानी लोगों के हित में कभी भी वापस ली जा सकती है। यह 3 शर्तें उनके सामने रखी गई है कि इस अध्ययन के दौरान कार्यालय के काम में कोई भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि उन्हें LLB करना ही है तो उनके अभ्यास के दौरान कार्यालय के काम में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और इनकी तैयारी के लिए किसी भी प्रकार की उन्हें छुट्टी नहीं दी जाएगी। और यदि कार्यालय में लोगों के जनहित के लिए यदि प्रश्न उठता है तो उनकी जो स्वीकृति दी गई है, वह अनुमति दी गई है, वह वापस ली जाएगी। इन 3 शर्तों के अधीन श्री रामजस शर्मा को अपनी LLB का अध्ययन प्राप्त करने की अनुमति दी जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हस्ताक्षर है, उनके लिए यहाँ जगह छोड़ी गई है और उनका जो नाम होगा वह क्या होगा, कोष्ठक में लिखा जाएगा और उनके नीचे उनके पद नाम का उल्लेख होगा, यानी आयकर आयुक्त विभाग के द्वारा यह पत्राचार किया जा रहा है और नीचे उनके मोबाइल नंबर। और बाईं ओर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर उन जिनको यह पत्र भेजा गया है उनके नाम का उल्लेख भी दिया गया है। सेवा में श्री रामजस शर्मा आयकर अधिकारी, आयकर विभाग श्री रामजस शर्मा है वह आयकर अधिकारी है और उनका विभाग कौन सा है, आयकर विभाग है। क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली से है और उनको यह कार्यालय ज्ञापन भेजा गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक उदाहरण के द्वारा यह कार्यालय ज्ञाप क्या होता है उनकी माहिती देखी है। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, उनको ठीक रूप से पढ़कर या तो उनके मुख्य बिंदुओं
को ध्यान में रखते हुए उनका कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप क्या है, उनकी बातों को यहाँ पर आप एक बार पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो व्यवहारिक पत्राचार 2 के अंतर्गत हमने कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, उनका प्रारूप क्या है, या तो कार्यालय ज्ञापन किसको लिखा जाता है उनके बारे में समझूती प्राप्त की है। यानी कि कार्यालय ज्ञापन सरकारी कार्यालयों द्वारा निर्मित एक ऐसा सरकारी पत्र है जो कर्मचारियों यानी विभिन्न मंत्रालयों या तो विभिन्न विभागों एवं कर्मचारियों के सूचनाओं देने या तो उनसे सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, या तो उन्हें किसी भी प्रकार की चेतावनी देने के लिए, या तो किसी कार्य के उल्लंघन के लिए किसी चेतावनी देने के लिए, या हम देखें कि उन्हें किसी भी अनुमति देने के लिए, किसी बात का स्पष्टीकरण मांगने के लिए, या तो उन्हें किसी भी नियम निर्देश पर चर्चा करने के लिए जो भी आपसी पत्र व्यवहार होते हैं मंत्रालय या तो विभिन्न कर्मचारियों के बीच, तो उन्हें कार्यालय ज्ञापन के रूप में हम पहचानते हैं, यानी कार्यालय ज्ञापन के रूप में पहचानते हैं। और कार्यालय ज्ञापन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच आपसी व्यवहार के लिए एक प्रकार का माध्यम होता है। तो कार्यालय ज्ञापन की समझूती हमने यहाँ पर प्राप्त की है, और उनके बाद जो कार्यालय आदेश, परिपत्र और आदेश जो है वह हम उनके दूसरे पार्ट में उनके बारे में समझूती प्राप्त करेंगे। नमस्ते।